गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मनीष मिश्रा आपका विद्या परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू। प्लांट सेल तो आप जानते ही हैं और आज हम पढ़ेंगे पादप ऊतक। ठीक है, तो चलते हैं अपनी स्लाइड पे आगे। इसमें हमारा आता है सर्वप्रथम ऊतक शब्द का प्रयोग एन ग्रीव नाम के साइंटिस्ट ने किया। ठीक है, सर्वप्रथम ऊतक शब्द का प्रयोग एन ग्रीव नाम के साइंटिस्ट ने किया। प्लांट ऊतक में एन ग्रीव आपका मेनली प्लांट टिश्यू के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इनका जो बेसिक सारी रिसर्च है वो प्लांट टिश्यू पर ही है। ठीक है, तो ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एन ग्रीव नामक वैज्ञानिक ने किया। ऊतक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, वैसे ऊतक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, औतिकी कहते हैं। ठीक है, पादपों की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। मित्रों, किसी भी प्लांट या एनिमल के आंतरिक संरचना के अध्ययन को हम एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी में हम टीएस काट के देखते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, तो वो ब्रांच हमारी बोली जाती है एनाटॉमी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका प्लांट का एक टीएस है, काट है, और इसमें आपको देखने को मिल रहा है आंतरिक संरचना, जाइलम, फ्लोएम, वैस्कुलर टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज, डर्मल टिश्यू, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो हम आंतरिक संरचना काट करके उसके अंदर जाके देखते हैं कि हमें अंदर से कैसे दिखता है। मार्फोलॉजी में तो आप बाहर से देखे थे, लेकिन एनाटॉमी में आप अंदर से देखते हो प्लांट को काट करके कि अंदर हमें क्या दिखता है प्लांट के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक्स था। तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एन ग्रीव को पादप शारीरिकी का जनक कहा जाता है। प्लांट एनाटॉमी के फादर हैं हमारे एन ग्रीव। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी के फादर हैं एन ग्रीव। इन्होंने ही प्लांट को काट के उसके अंदर आंतरिक संरचना के अध्ययन को स्टार्ट किया था। ठीक है, मार्सेलो मल्पीघी ये आपका माइक्रोस्कोपिक प्लांट एनाटॉमी के फादर बोले जाते हैं, मार्सेलो मल्पीघी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट आते हैं अपना, ऊतक को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो परिभाषा दी गई है, ऊतक को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो ऊतक हमारा जिसकी उत्पत्ति समान हो, कार्य समान हो, तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। बट इसका जो स्ट्रक्चर है ये दिखने में समान या असमान हो सकती हैं। तो असमान या समान कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति और कार्य समान होता है उसको हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह होता है। तो जिसकी उत्पत्ति और कार्य समान होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जिसकी उत्पत्ति और कार्य समान होगा उसको हम बोलेंगे ऊतक। संरचना इसकी क्या हो सकती है, ये दिखने में समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं, तो हम ऐसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब हमारे प्लांट में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। आप जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और परमानेंट टिश्यू होता है। विभज्योतक और अस्थायी ऊतक पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यही होना चाहिए। विभाजन की क्षमता के आधार पर ऊतक दो भिन्न प्रकार का होता है, दो निम्न प्रकार के होते हैं, विभज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। तो विभज्योतक विभाजन नाम में ही रखा है कि ये हमेशा लगातार विभाजन करता रहेगा, इसका एक ही लक्ष्य है, जब से बना है तब से मृत्यु तक प्लांट के इसका एक ही काम रहेगा, विभाजन करना। इसका कभी भी कार्यों का बंटवारा नहीं होता, लेबर ऑफ डिवीजन नहीं होता। ये जब भी होगा हमेशा क्या करेगा, विभाजन करेगा। तो इसका नाम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसा टिश्यू जो विभाजन नहीं करता उसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, उसको हम बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। अस्थायी ऊतक, ये एक्चुअली यही जो विभज्योतक हैं हमारे, यही पीछे कोशिकाएं छोड़ते जाते हैं, उनका लेबर ऑफ डिवीजन होता जाता है, तो वही आपका बन जाती हैं परमानेंट टिश्यू। हमने जनरली देखा होगा
कि हमारे जो प्लांट होते हैं कोमल मुलायम होते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे का पोर्शन मजबूत होता जाता है। अपेक्स जो है हमारा वो आपका विभाजन करता ही रहता है। तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है पीछे कोशिकाएं छोड़ते जाते हैं और वो अस्थायी ऊतक बनते रहते हैं। तो देखते हैं हम अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये ऊतक जो है हमारे अपरिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं, इमैच्योर सेल्स होती है, इनमें डिफरेंशिएशन नहीं होता, विभेदन नहीं होता है और इनमें समसूत्री विभाजन होता रहता है। ये लगातार विभाजन करते रहते हैं और उसके बाद में जो छोड़ते जाते हैं पीछे वो सेल्स परमानेंट होती जाती हैं, उनका डिफरेंशिएशन हो जाता है, उसका लेवल ऑफ डिवीजन हो जाता है। विभाज्योतक ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं मित्रों, ये हमेशा विभाजित करता ही रहता है। इसका एक ही काम है, केवल और केवल विभाजन करना। और इसका जो रिजल्ट आता है हमें, ये पादपों में वृद्धि करने वाले भाग में पाए जाते हैं, आपका तने में पाया जाता है, फूल, पत्तियां, जड़, एधा आदि में पाया जाता है। ये आपका लगातार विभाजन करता है और यही वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। जो परमानेंट हो गया, जो विभाजन नहीं कर रहा है, तो वो वृद्धि नहीं करेगा। ठीक है, अब ये हमारा जो मेरिस्टेम है ये आया कहाँ से मित्रों? तो ओरिजिन के आधार पर 3 प्रकार का मेरिस्टेम होता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार का मेरिस्टेम होता है। तो थोड़ा सा जरूरी है यहाँ पे मेंशन करना तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका होता है प्रोमेरिस्टेम, दूसरा आपका ये था आपका पहला, ये दूसरा होता है आपका प्राइमरी मेरिस्टेम, और तीसरा है आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। 3 प्रकार के होते हैं ऊतक मेरिस्टेम उत्पत्ति के आधार पे, प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम मित्रों, ये बीज में एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो मेरिस्टेम आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज से उपस्थित रहता है उसको हम बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। ये भ्रूणीय अवस्था से ही आपके बीज में रहता है, तो हम इसको बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। और यही प्रोमेरिस्टेम बनाता है आगे चल के क्या? प्राइमरी मेरिस्टेम। ये आपका जो प्रोमेरिस्टेम है ये बनाएगा प्राइमरी मेरिस्टेम। और ये प्राइमरी मेरिस्टेम कहाँ पाए जाएंगे? ये प्राइमरी मेरिस्टेम आपका अपेक्स पर पाया जाएगा, ग्रोविंग पार्ट में जो बढ़ रहे हुए पार्ट होते हैं वो पाया जाएगा। ये आपका रूट की टिप पर पाया जाएगा और शूट की टिप पर पाया जाएगा। प्राइमरी मेरिस्टेम आपका रूट टिप पर होगा और शूट टिप पर पाया जाएगा। उसके बाद में यही प्राइमरी मेरिस्टेम क्या बनाएंगे आगे चल के? यही आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम वो होता है जो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है और ये आपका जीवन की बीती हुई अवस्थाओं में बनता है। ये आपका पाया जाता है कहाँ पे? ये आपका पाया जाता है वैस्कुलर बंडल में। आपका संवहन ऊतक में पाए जाते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। मित्रों देखो, सेकेंडरी मेरिस्टेम आपका द्वितीयक नेचर के होते हैं, जिम्मेदार होते हैं द्वितीयक वृद्धि के लिए। ये सेकेंडरी मेरिस्टेम आपके जो हैं ये आपका जिम्मेदार होगा द्वितीयक वृद्धि के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ये आपका जिम्मेदार होगा सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ये आपके प्लांट की मोटाई में बढ़ने के लिए मदद करेगा। इसमें आ जाते हैं आपके दो नाम है इसके। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम आपका 2 होते हैं बेसिकली जो हम पढ़ते हैं। और इसमें आता है आपका इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। इंटरफैसिकुलर
कैम्बियम और आपका कार्क कैम्बियम, कार्क कैम्बियम, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। देखो हम इसको, ये हमारा आएगा टर्म जब हम पढ़ रहे होंगे सेकेंडरी ग्रोथ, तो वहाँ पे ये आपकी चीज़ें सेकेंडरी मेरिस्टेम की क्लियर हो जाएंगी कि ये आपका किस तरह से बनता है, ठीक है। और आपका ये सेकेंड कार्क कैम्बियम आपका कैसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, ठीक है। तो वो हमारा जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे इसका रोल आएगा कि जब हमारा द्वितीयक वृद्धि हो रही होगी। अभी बेसिकली प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्रोमेरिस्टेम भ्रूणीय अवस्था से ही प्रेजेंट रहता है, प्राइमरी मेरिस्टेम आपका वही प्रोमेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है जो आपका रूट की टिप और शूट की टिप पर पाया जाता है। साथ ही साथ इंटरकैलरी मेरिस्टेम वहाँ भी ये आपका पाया जाएगा। अभी पोजीशन के बेसिस पे हम 3 देखने वाले हैं कि यही प्रोमेरिस्टेम पोजीशन के बेसिस पे 3 टाइप का होता है जो प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल, ठीक है। तो हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। विभज्योतक ऊतकों की कोशिकाओं में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। अभी थोड़ा सा ये जरूरी है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो प्रत्येक कोशिका सघन कणिका युक्त कोशिका से भरी रहती है। तो कंडेंस्ड, इसमें कंडेंस्ड कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जो सेल वॉल होगी सेलुलोज की बनी होगी। ये कोशिकाएं छोटी अंडाकार अथवा बहुमुखी समव्यासी होती हैं। इस कोशिका में बड़ा केंद्रक उपस्थित होता है। रसधानी वैक्यूल छोटी होती है या अनुपस्थित होती है। अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। सघन कणिका युक्त कोशिका द्रव्य होगा, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होगी, लिग्निन या टैनिन या पेक्टिन इन सब का जमाव नहीं होगा क्योंकि इसको लगातार विभाजन करना है। ये कोशिकाएं छोटी अंडाकार अथवा बहुमुखी होती हैं। बड़ा केंद्रक होगा। उसके बाद में अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाएंगे। और एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से जब हम मेरिस्टेम कल्चर करते हैं, मेरिस्टेम कल्चर करते हैं, मेरिस्टेम कल्चर, तो वायरस फ्री प्लांट पाने के लिए हम मेरिस्टेम कल्चर करते हैं क्योंकि ये जो मेरिस्टेम वाला पार्ट है, मेरिस्टेम है, यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, तो यहाँ पे वायरस नहीं पाए जाते क्योंकि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे और ये कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं जिसके कारण यहाँ वायरस नहीं होता। तो वायरस फ्री प्लांट पाने के लिए हम किसका कल्चर करते हैं? मेरिस्टेम कल्चर करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि वायरस फ्री प्लांट पाने के लिए हम कौन सा कल्चर करेंगे? तो बहुत बढ़िया, हम मेरिस्टेम कल्चर करेंगे, ठीक है। तो आते हैं, ये थोड़ा इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे हमारे मेरिस्टेम के। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं विभज्योतक के प्रकार। तो ये उपस्थिति वाले क्षेत्र, देखा ना, उपस्थिति के आधार पे हमारा जो मेरिस्टेम है वो उपस्थिति के आधार पे कहाँ होगा। अगर आपका अपेक्स पर है तो एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और अगर आपका नोड और इंटरनोड के बीच में है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और अगर आपका वैस्कुलर बंडल्स के बीच में है तो आपका लेटरल मेरिस्टेम बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम, ये जो फिगर था वो अच्छे से दिखा रहा था आपका, ये बिल्कुल अपेक्स पर है तो एपिकल मेरिस्टेम, अपेक्स पर है तो एपिकल मेरिस्टेम, आपका नोड और इंटरनोड के बीच में है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और अगर आपका यहाँ
आपका वैस्कुलर बंडल के बीच में है, तो लेटरल मेरिस्टेम ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। देखिए लेटरल मेरिस्टेम जो है इसमें दोनों पाए जाते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी ठीक है, इसमें दोनों मेरिस्टेम पाए जाते हैं। आपका प्राइमरी मेरिस्टेम भी पाया जाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम भी पाया जाता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम भी पाया जाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी पाया जाता है। देखो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम देखना ध्यान से, लेटरल मेरिस्टेम जिम्मेदार होता है पौधे की चौड़ाई में वृद्धि के लिए, पौधे की मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। और ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम हमारे जो होते हैं एपिकल और इंटरकैलरी, ध्यान से देखिएगा, ये हमेशा एपिकल और इंटरकैलरी क्या होगा, ये हमेशा नेचर में प्राइमरी मेरिस्टेम होगा। यहाँ पे क्लियर कर लेना, ये जल्दी क्लियर नहीं होता। ये आपका क्या होगा प्राइमरी मेरिस्टेम, जो एपिकल है और इंटरकैलरी है वो हमेशा क्या होंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम होंगे और पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन जो हमारा लेटरल मेरिस्टेम है ये पौधे की चौड़ाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पे जो हमारे प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम दोनों होंगे, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे जो है हमारा बनेगा क्या, वैस्कुलर बंडल। अगर वैस्कुलर बंडल के बीच में पाया जा रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो उसको हम बोलते हैं, मान लो ये हमारा वैस्कुलर बंडल है और ऊपर आपका जाइलम है और इधर आपका फ्लोएम है, तो अगर दो जाइलम और फ्लोएम ये दोनों मिला के वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल के बीच में अगर आपका पाया जा रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो ये आपका होता है प्राइमरी नेचर का, ये आपका प्राइमरी मेरिस्टेम होता है और इसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इसको हम बोलते हैं। ये प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, ठीक है। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है ये होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। सेकेंडरी मेरिस्टेम में आ जाते हैं हमारे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक कहावत कही जाती है कि जितने भी सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। सभी सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम होते हैं और लेकिन सभी लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ आपका लेटरल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, जैसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर है बात? यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको, ठीक है। तो क्लियर हो गई होंगी बातें। नेक्स्ट आते हैं हम अपना, ये आपका पोजीशन के बेसिस पे, उपस्थिति के आधार पे आपने 3 पढ़ा। आपका अगर जड़ की अपेक्स पर पाया जा रहा है या सूट के अपेक्स पर, जड़ की अपेक्स पर या तने के अपेक्स पर पाया जा रहा है तो हम इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। आपका नोड इंटरनोड के बीच में पाया जा रहा है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। और अगर आपका वैस्कुलर बंडल में पाया जा रहा है, द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, तो उसको हम बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम, जैसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम, वो हम बोलते हैं वहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम और पौधे की चौड़ाई के लिए जिम्मेदार होगा। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपका हाइट बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट आते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो ये बात लिखी गई है आपके पास सामने। यह प्राथमिक विभज्योतक होता है, तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है तथा पादपों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। शीर्षस्थ विभज्योतक निरंतर विभाजित होते रहते हैं। बात समझ आई कि शीर्षस्थ है तो ये आपका लगातार विभाजित होता रहेगा, ठीक है। और आपका लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होगा, जड़ के और तने के बिल्कुल टॉप मोस्ट भाग पर पाया जाएगा, ठीक है। आते हैं आगे, क्या बातें दी गई हैं उसको देखते हैं।
ठीक है। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम आपका, अब मैं पहले ही आप पढ़ चुके हैं इसको कि नोड और इंटरनोड के बीच में पाया जाएगा और पौधे की ये भी लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होगा। ये भी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक नेचर का होता है और ज़्यादातर आपका ये घासों में ज़्यादा पाया जाता है कि जब ग्रासेस को आपका कोई जानवर हर्बीवोर खा जाता है तो फिर से वो बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होता है कि आपका हर्बीवोरी के बाद प्लांट को फिर से बड़ा करने का काम इंटर कैलोरी मेरिस्टेम आपका करता है। ठीक है, आपका इंटर कैलोरी मेरिस्टेम करता है। नेक्स्ट आते हैं पार्श्व लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम ये ऊतक तने या मूल की परिधि में पाए जाते हैं, अर्थात ये ऊतक तने एवं जड़ में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ चौड़ाई में बढ़ने के लिए ये ऊतक संवहन ऊतक भी बनाते हैं। एधा और आपका एधा वेस्कुलर बंडल भी बनाते हैं, एधा कैम्बियम बनाते हैं। ठीक है, और ये छाल के नीचे उपस्थित रहते हैं। कार्क एधा कार्क कैम्बियम जो आपका छाल का पार्ट होता है वो छाल बनाता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, ये बीच में यहाँ पे, और आपका वेस्कुलर बंडल, ये आप वेस्कुलर बंडल देख रहे हैं, इसके बीच में जो है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। ठीक है, तो ये आपका जिम्मेदार होते हैं। अब ये ऐसे कट करता जाएगा तो ये आपकी चौड़ाई प्लांट की बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम नेचर के होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी हमने समझा इधर ऊपर आपको। तो अस्थायी ऊतक पर आते हैं, परमानेंट टिश्यू पर आते हैं। तो ये आपका आप जानते हैं ये किसका रिजल्ट है? आपका ये रिजल्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। इसमें हो जाता है कार्यों का बंटवारा, लेबर ऑफ डिवीजन, और उसके बाद में ये बनती है हमारी अस्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, आते हैं देखते हैं। ये ऊतक विभज्योतक ऊतक के द्वारा ही बनते हैं। ठीक है, ये विभज्योतक ऊतक के द्वारा ही बनते हैं। ये अपनी विभाजन की क्षमता को खो देते हैं, इनका लेबर ऑफ डिवीजन हो जाता है, कार्यों का बंटवारा हो जाता है। ये कोशिकाएं सजीव भी हो सकती हैं या फिर आपका मृत भी हो सकती हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा मृत होती है। ठीक है, तो ये आपका सजीव या मृत दोनों हो सकती है। ठीक है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती, इसीलिए परमानेंट बोलते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या है। अस्थायी ऊतक के प्रकार। ठीक है, आपका परमानेंट टिश्यू के टाइप, तो इसमें आपका दो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सरल और जटिल। ठीक है, तो पहला ही है हमारे पास सरल टिश्यू, सरल ऊतक। ठीक है, तो सरल ऊतक में हमारा हम जब इसको डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि ऐसे ऊतक जो केवल एक प्रकार की ही कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सरल ऊतक। तो ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। ये ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, अर्थात इनकी सभी कोशिकाएं समांगी होती हैं। जो भी सेल्स हैं सब एक ही टाइप की होंगी, उसमें दो तीन टाइप की सेल नहीं मिक्स होगी। जैसे हमारा जटिल में आ जाता है जाइलम और फ्लोएम, तो हम पढ़ते हैं, कहते हैं ट्रैकिड, वेसेल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, तो 4 टाइप की सेल्स हो गई। फ्लोएम में पढ़ते हैं हम, तो उसमें भी 4 टाइप की सेल्स होती है। लेकिन जो हमारा यहाँ सरल है, सिंपल है, तो यहाँ पे केवल एक ही टाइप की सेल्स पाई जाएंगी, एक ही टाइप का सेल पाया जाएगा, जैसे हमारा पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो आइए एक एक निपटाते हैं। ठीक है, एक एक निपटाते हैं। तो सबसे पहला ये हमारा पैरेन्काइमा, मृदूतक। ठीक है, तो मृदूतक, इसके कुछ लक्षण होते हैं वो हम देखते हैं। तो सरल ऊतक, ये आपका सरल ऊतक। ठीक है, तो इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं, एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी
कि इस ऊतक की कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित होती हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के द्वारा निर्मित होती है। कोशिका में जीव द्रव्य उपस्थित होता है। कोशिकाएं, इसका आकार कैसा होगा उसके आधार पे अंडाकार, समव्यासी होती हैं। ठीक है, पॉलीगोनल कई शेप होता है, तो शेप आप एक पर्टिकुलर शेप नहीं दे सकते इसको, अनेक आकार की ये होती हैं। इनकी कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान अधिक विकसित होते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस देख रहे हैं, ये पाया जाता है। और ये इंटरसेलुलर स्पेस जो आपका जल में तैरने वाले हाइड्रोफाइट्स होते हैं, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, उनमें एयर चैम्बर बनाता है, तो वहाँ पे स्पेशल नाम दिया जाता है एयरेनकाइमा। वहाँ पे आप स्पेशली बोलते हो, क्या बोलते हो, एयरेनकाइमा। तो पूछा जाता है कभी कभी कि एयरेनकाइमा जो पाया जाता है वो कौन से अस्थायी ऊतक में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका पैरेनकाइमा, मृद ऊतक में एयर स्पेस होता है, उसे ही हम बोलते हैं एयरेनकाइमा। तो आपका ऑप्शन सही होगा एयरेनकाइमा, मृद ऊतक। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि कोमल भागों जैसे नए तने, जड़, पत्तियों की बाह्य त्वचा, वल्कुट आदि में पाया जाता है हमारा पैरेनकाइमा। ठीक है, इसके बारे में हमने काफ़ी बातें की। आप देख रहे हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं, जीव द्रव्य उपस्थित होता है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, ये आकार के आधार पे अंडाकार, समव्यासी, ठीक है, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, कई शेप हो सकता है इसका। इनमें अंतराकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, और ये अंतराकोशिकीय जो स्थान है फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट में एयरेनकाइमा बनाता है, और ये ठीक है उसको तैरने में मदद करता है, उसमें वायु भरी रहती है। ठीक है, तो आगे हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका पैरेनकाइमा हो गया। नेक्स्ट है हमारा कोलेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं। ठीक है, इनकी कोशिकाओं में जीव द्रव्य उपस्थित रहता है। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज द्वारा निर्मित होती है। अब धीरे धीरे इसमें जमाव होगा पैक्टिन का। ठीक है, तो सेल्यूलोज है, पैक्टिन का जमाव होने के कारण स्थूलन हो जाता है। अब ये सेल्स क्या होंगी, ये सेल्स थोड़ा और रिजिड हो जाएगी, क्योंकि जितना ही कॉम्प्लेक्स केमिकल इसमें डिपॉजिट होता जाएगा, जितने ही कॉम्प्लेक्स केमिकल इसमें जमा होते रहेंगे, तो ये उतना ही कठोर होती जाएगी हमारी सेल्स। ठीक है, तो इनका भी आकार जो है फिक्स नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये अंडाकार, समव्यासी, बहुभुजी अथवा बेलनाकार होती हैं। ठीक है, इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते। एक अंतर जो इसको अलग करता है आपका पैरेनकाइमा से, इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। ठीक है, और ये जो पाए जाते हैं ये अधस त्वचा में पाया जाता है, द्विबीजपत्री पादप के तनों में, उसकी अधस त्वचा में पाया जाता है। अधस त्वचा में पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ोतक। ठीक है, दृढ़ोतक, इस ऊतक की कोशिकाएं परिपक्व, तो आते हैं हम अपना दृढ़ोतक पे। ठीक है, तो ये कोशिकाएं परिपक्व अवस्था में मृत हो जाती हैं। ठीक है, तो इनमें जो है मृत होने का रीजन ये है कि इनकी कोशिका भित्ति में अत्यधिक जमाव हो जाएगा लिग्निन का, और फिर लिग्निन का जमाव होने के बाद इनके अंदर जल और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, परिवहन बंद हो जाएगा, फिर ये कोशिकाएं मृत हो जाएंगी। मित्रों, जब जल और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोई भी है वो मृत होना ही है उसको। तो इनमें जो है ना रिजल्ट यही है, लिग्निन का जमाव हो जाता है, लिग्नी भवन हो जाता है। ठीक है ना, और जिसके कारण ये स्थूलित हो जाती हैं। ठीक है, और फिर ये कोशिकाएं डेड हो जाती हैं और बनाती क्या हैं, कठोर भाग बनाती है, जैसे बीज चोल बना देगा, स्टोन सेल्स बना देगा। नाशपाती खाते समय हमें हल्का सा महसूस होता है दानेदार, तो वो बना देगा, स्टोन सेल्स बना देगा, सीड कोट बना देगा। तो ये पौधों के हार्ड कठोर भागों में पाई जाती है। ये दृढ़ोतकी रेशों में भी बदल जाती है। ठीक है,
अंतराकोशिकीय स्थान पूर्णतया अनुपस्थित होते हैं, इनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाई जाती, और ये दोनों सिरों पे नुकीली होती हैं, दोनों एंड इनका क्या होता है, नुकीला होता है। तो जो कीवर्ड है इसका, इनमें क्या होता है, लिग्नी भवन होता है। ये कैसी होती हैं, मृत होती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं, कठोर भागों में पाई जाती हैं, ठीक है। अंतराकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है, तो लिग्नी भवन के कारण ऑक्सीजन वाटर की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसके कारण ये कोशिकाएं आपकी मृत हो जाती हैं। तो ये था दृढ़ोतक। ये 3 टाइप आपने पढ़ लिए, सिंपल टिश्यू के, सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। अब आप चलते हैं आगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की ओर, ठीक है, जिसमें हमें 2 पढ़ने हैं जाइलम और फ्लोएम। तो ये आपका आ गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, अस्थाई ऊतक, ठीक है। अब इसमें हमें 2 पढ़ने हैं, जटिल। अब ये अस्थाई, जटिल अस्थाई ऊतक जो है हमारा ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, जैसे दारू या जाइलम, पोषवाहक और फ्लोएम 2 आते हैं। अब ये जो है 1 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, ठीक है। 1 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ये बनता है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जाइलम, हमारा जाइलम फाइबर पाया जा रहा है, ट्रैकीड पाई जा रही है, बेसेल्स पाई जा रही है, जाइलम पैरेनकाइमा पाया जा रहा है, ठीक है। फ्लोएम में हम देखते हैं तो सीप ट्यूब देख रहे हैं, फ्लोएम फाइबर देख रहे हैं, कंपेनियन सेल देख रहे हैं और फ्लोएम पैरेनकाइमा देख रहे हैं। तो इनमें 1 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो हम इस कारणवश इसको कहते हैं अस्थाई, जटिल अस्थाई ऊतक, ठीक है। जटिल अस्थाई ऊतक बोलते हैं, ठीक है, जटिल अस्थाई ऊतक, क्योंकि इसमें 1 से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही है। हमारा जाइलम हो गया, ये हमारा फ्लोएम हो गया। तो जाइलम आपका जिम्मेदार होता है जल, खनिज लवण, हार्मोन के संवहन के लिए। फ्लोएम जिम्मेदार होता है भोज्य पदार्थों के संवहन के लिए। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जाइलम और फ्लोएम के इन एक एक सेल्स का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, तो पहला ही हमारा दिया गया है जाइलम, ठीक है। जाइलम यह जल संवहन ऊतक कहलाता है, ठीक है। यह आपका किसका काम करेगा, यह जल संवहन का काम करता है। एक वैज्ञानिक थे तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इयोसिन सॉल्यूशन में, तो पिंक कलर का सॉल्यूशन था, तो उन्होंने प्लांट को उगाया और उस पिंक सॉल्यूशन वाला वाटर यूज किया। तो फिर उसके बाद में वो गुलाबी कलर का विलेन का जो इयोसिन सॉल्यूशन था, प्लांट ऊपर तक गया पत्तियों तक। उसके बाद में उन्होंने काट के देखा तो देखा केवल और केवल जाइलम की सेल्स ही पिंक कलर की हुई थी। तो उन्होंने बताया कि जो वाटर का कंडक्शन है किससे होता है, जाइलम सेल से होता है, ठीक है। तो यह ऊतक पादप का प्रमुख काष्ठीय भाग भी बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जो आपकी लकड़ी होती है वो आपका सेकेंडरी जाइलम होता है। तो वुड जो है हमारा वो हमेशा सेकेंडरी जाइलम, जो लकड़ी होती है वो जाइलम होती है। तो इसलिए ये वाली लाइन यहाँ मेंशन की गई थी कि यह ऊतक पादप का प्रमुख काष्ठीय भाग भी बनाता है। जो लकड़ी होगी वो सेकेंडरी जाइलम ही होगी। अब इनमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वाहिनिकाएं पाई जाएंगी, ट्रैकीड, वाहिकाएं पाई जाएंगी, वेसल्स, दारू मृदूतक, जाइलम पैरेनकाइमा पाया जाएगा और दारू तंतु पाया जाएगा। अब इसमें से जो जाइलम पैरेनकाइमा है ये ही केवल आपकी क्या होती है, यही कोशिकाएं आपकी क्या होती हैं, जीवित होती हैं। यही कोशिका आपकी क्या होगी, जीवित होगी। बाकी सारी कोशिकाएं क्या होंगी, यहाँ पे सारी मृत कोशिकाएं होंगी, सारी डेड सेल्स होंगी। इन सब में हाईली लिग्निफिकेशन होगा, लिग्नी भवन अत्यधिक होगा, जिसके कारण ये कोशिकाएं मृत हो जाएंगी, ठीक है। इस पे भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो जब वाटर कंडक्शन हो रहा था तो कुछ लोग कहते थे लिविंग सेल से होता है, तो उसमें भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो पता चला कि आपका ट्रांसपीरेशन जो है एसेंटाप्साइब जो हो रहा है वो नॉन लिविंग सेल से हो रहा है। तो ये आपकी ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर, ये ट्रैकीड और वेसल्स मेन वाटर कंडक्टिंग सेल्स हैं, ये तो सपोर्टिंग सेल्स हैं बस। तो ये आपकी डेड सेल्स होती हैं, तो डेड सेल्स थी तब भी आपका वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा था।
तो ठीक है, आते हैं इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, दारू मृदुतक और दारू तंतु के बारे में। तो ये आपका जाइलम आपका क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं इधर वाहिनिकाएं। ठीक है, तो इस प्रकार की कोशिकाएं पहले ही हमने बता दिया आपको, ठीक है, कि आपकी ये कोशिकाएं क्या होंगी, निर्जीव होंगी, तर्क समान होगी, लंबी होगी, नलिकाकार होगी और दोनों सिरों पर नुकीली होंगी। ठीक है, इनमें अत्यधिक लिग्निन का जमा हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण ये मृत हो जाएगी। ठीक है, ये स्पाइरल होगी, वलयाकार भी हो सकती है, रेटिकुलेट भी हो सकती है और पिटेड भी हो सकती है, जैसा कि आपको दिखाया गया है कि ये एनुलर भी हो सकती है, स्पाइरल भी हो सकती है। ठीक है, स्केलिफॉर्म भी हो सकती है, रेटिकुलेट भी हो सकती है और पिटेड भी हो सकती है। अब देख रहे हैं एनुलर है, ये स्पाइरल शेप है, स्केलिफॉर्म है, रेटिकुलर जालिकावत है और पिटेड है आपका। ठीक है, गर्तमय है। ठीक है, और ये जल संवहन के साथ साथ पादपों को दृढ़ता प्रदान करती है। वाहिनिकाएं, ट्रैकीड्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका नेक्स्ट है वाहिकाएं, वेसल्स। ठीक है, ये भी क्या होती है आपकी ये भी आपका पतली बेलनाकार नलिकानुमा वाहिनिकाएं होती हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप इधर ट्रैकीड ये था और ये आपका वेसल्स है। ये परफोरेशन पाया जाता है, पोर पाए जाते हैं और इन्हीं परफोरेशन से आपके ये वेसल मेंबर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट आपका पाया जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये ट्यूब जैसी संरचना बनाते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, तभी तो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। अगर कहीं पे ब्लॉकेज होगा तो वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वाहिकाओं की कोशिका भित्ति पर यहाँ भी लिग्निन का जमा होता है। ठीक है, ये भी सर्पिलाकार, वलयाकार, जालिकावत, सोपानवत आदि आकार की होती हैं। ठीक है, और ये भी जल और खनिज लवणों का संवहन करती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अनावृत बीजी पादपों में वाहिकाओं का अभाव होता है, वहां पे वेसल्स नहीं पाई जाती वाहिकाएं। ठीक है, और वेसल्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे उड हमारी दो टाइप की होती है, पोरस और नॉन पोरस। ठीक है, और अगर आपका वेसल्स है तो पोरस उड, वेसल्स नहीं है तो नॉन पोरस उड। तो कुछ प्रारंभिक एंजियोस्पर्म में आपका वेसल्स नहीं पाई जाती, जैसे विंटरेसी फैमिली है एक हमारा, ट्रोकोडेंड्रेसी फैमिली है, यहाँ पे वेसल्स नहीं पाई जाती, जबकि वो एंजियोस्पर्म की फैमिली है। तो वेसल्स के बारे में हमने क्या क्या जाना, ये पतली बेलनाकार नलिका नुमा वाहिनिकाएं होती हैं। इसका आकार सर्पिलाकार भी हो सकता है, वलयाकार भी हो सकता है, जालिकावत भी हो सकता है, सोपानवत भी हो सकता है आदि, मतलब कि आकार निश्चित नहीं है। ये भी जल और खनिज लवणों का संवहन करती है। अनावृत बीजी पादपों में, जिम्नोस्पर्म में वाहिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आपका जाइलम पैरेन्काइमा। ये मैंने पहले कहा था कि ये जीवित सेल्स होती हैं। यही एक ऐसी सेल है जो हमारा क्या होती है, जीवित होती है। ठीक है, इसकी जो कोशिका भित्ति होगी वो सेल्यूलोज की बनी होगी, लिग्निफिकेशन नहीं होगा, जल और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बराबर होगा और इसका काम है खाद्य पदार्थों का संचय करना। ठीक है, तो ये जाइलम पैरेन्काइमा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा जाइलम फाइबर्स। ठीक है, जाइलम फाइबर्स देखते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं निर्जीव होती हैं, लंबी, पतली और सिरों पर नुकीली होती हैं और ये आपका पादपों को सहारा और दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, ये सेल्स आपकी डेड सेल्स होती हैं। फाइबर, ठीक है, पतला होता है और आपका लंबा होता है, तो हम बोलते हैं जाइलम फाइबर्स। ये आपका वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता। मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ट्रैकीड और वेसल्स होती है। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर आपका सहायता देते हैं बस। ठीक है, दारू का कार्य क्या होता है, ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है,
खनिज और लवणों को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। आपका जड़ से लेकर के पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट होता है एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। जब आपका, ठीक है, कभी कभी आपका बाई डायरेक्शनल बोलना ज़्यादा करेक्ट होता है, बट मल्टी डायरेक्शनल भी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो जाइलम में आपका परिवहन हो रहा है वो एक दिशीय होगा, द्विदिशीय होगा या बहुदिशीय होगा। तो यहाँ पे एक दिशीय आपका परिवहन होता है जाइलम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी आपकी जो बताना जरूरी था। तो ये आपका जाइलम हो गया। हमने ट्राइकीट पढ़ लिया, बेसल्स पढ़ लिया, जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ लिया और जाइलम फाइबर पढ़ लिया। अब हम आते हैं अपना किस पे, फ्लोएम पे। ये है हमारा फ्लोएम, ठीक है। तो इसकी कोशिकाओं में भी आपका क्या होता है, लिग्निन का जमाव होता है। ये आपका भोज्य पदार्थों का संवहन करती है। जो आपका फोटोसिंथेट बना है, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थ संरक्षित हुआ है, उसका ट्रांसपोर्ट करेगी हमारी कौन, फ्लोएम की सेल्स, ठीक है। तो इसमें भी 4 तरह की कोशिकाएं होती हैं। चालनी नलिकाएं होती हैं, कंपेनियन सेल सह कोशिकाएं होती हैं, पोषवाहक मृदुतक होते हैं और पोषवाहक तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। और ये 4 तरह की कोशिकाएं मिलकर के फ्लोएम का निर्माण करती हैं। और इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था हर्टविग ने रिंगिंग अथवा गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि जो भोज्य पदार्थ का परिवहन है वो फ्लोएम की कोशिकाएं करती हैं, ठीक है। तो इसमें 4 तरह की सेल्स हैं, इन चारों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट, चालनी नलिकाएं, सीब ट्यूब्स, ठीक है। तो पहला ये हमारा सीब ट्यूब्स, चालनी नलिकाएं, ठीक है। तो इन कोशिकाओं के बीच में अनुप्रस्थ भित्तियों में अनेक छिद्र होते हैं। सीब ट्यूब्स आपस में जुड़ी होती हैं, उसमें परफोरेशन होता है। अभी एक डायग्राम से पूरा सारी चीजें क्लियर करते हैं, जिसमें इसकी रचना छलनी के समान प्रतीत होती है, इसलिए इन्हें चालनी पट्टिकाएं कहते हैं, ठीक है। इसमें कोशिका द्रव्य तथा बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। परिधीय कोशिका द्रव्य पेरिफेरी पर होगा और उसमें एक बड़ी रिक्तिका पाई जाएगी, ठीक है। इनमें केंद्रक का अभाव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये आपकी जरूर पूछी जाती है कि कौन सी ऐसी कोशिका है फ्लोएम में जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आपका चालनी नलिका, यहाँ पे केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसका जो कार्य है वो सहकोशिका यानी कि कंपेनियन सेल के केंद्रक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये था आपका चालनी नलिका के बारे में। अभी फिगर से हम पूरा क्लियर करते हैं, समझ जाएंगे, सारी बातें समझ आएगी। ये जो डायग्राम दिखाया गया इसी में समझ आ जाएगी। सहकोशिकाएं, कंपेनियन सेल, ये कोशिकाएं लंबी, पतली और चालनी नलिकाओं के पार्श्व में उपस्थित होती हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं में एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है और जीवद्रव्य, एक बड़ा केंद्रक तथा जीवद्रव्य पाया जाता है, ठीक है। और इसी का केंद्रक जो है सीब ट्यूब के कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। ये आवृत्तबीजी पादपों के पोषवाहक में सहकोशिकाएं पाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य ये कि ये जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल अब्सेंट होगी। 2 चीजें पढ़ी आपने, सेल अब्सेंट होगा और ये कंपेनियन सेल अब्सेंट होगा। एक बात और कि ये जो सीब ट्यूब है हमारी, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ परफोरेशन से देख रहे हैं ना, ये छिद्र से जुड़ी हुई है तो हम सीब ट्यूब बोल रहे हैं, लेकिन ये जुड़ी नहीं होती है आपका जिम्नोस्पर्म में, तो वहां पे हम नाम देते हैं सीब सेल्स नाम देते हैं, ठीक है। सीब ट्यूब नाम नहीं देते, वहां पे हम सीब सेल्स नाम देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात और, ये जो हमारी कंपेनियन सेल और सीब ट्यूब है, कंपेनियन सेल और सीब ट्यूब दोनों आपस में जुड़े होते हैं पिट्स के द्वारा। यहाँ पे ये दोनों आपस में जुड़ते हैं किसके द्वारा, ये जुड़ते हैं आपस में पिट्स के द्वारा, तभी तो काम कर पाएंगे दोनों साथ में, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बात ये भी मेन मुख्य इंपॉर्टेंट बात है
कि आपका कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब किसके द्वारा जुड़ते हैं, वो जुड़ते हैं किसके द्वारा, पिट्स के द्वारा जुड़ते हैं, सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो ये आपका कंपेनियन सेल के बारे में था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपना देखते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा देख रहे हैं आप, फिगर में देख रहे हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भी जो है हमारा देख रहे हैं चालनी नलिकाओं के बीच बीच में साधारण मृदुतक समान जीवित लंबी एवं केंद्रक युक्त छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम पोषवाहक मृदुतक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जीवित और निर्जीव की बात करें तो फ्लोएम फाइबर को छोड़ के यहाँ पे जितनी भी सेल्स हैं वो सारी लिविंग हैं, वहां पे जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के सारी नॉन लिविंग सेल्स थी, सारी मृत कोशिकाएं थी। तो यहाँ पे जो हमारा पोषवाहक मृदुतक है ये जीवित है और ये काम करता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस करता है और ठीक है आपका भोज्य पदार्थ को स्टोर करता है। इसकी कोशिका भित्ति जो बनी होगी वो सेलुलोज की बनी होगी। और मेन वर्ड ये यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा, जो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस पाए जाते हैं वो फ्लोएम पैरेन्काइमा के बीच में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन कहाँ पाया जाता है, तो आपका फ्लोएम टिश्यू अगर है तो वहाँ पे आपका पाया जाएगा प्लाज्मोडेस्माटा फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल के बीच में, ये भोजन का संचय करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा फ्लोएम फाइबर। ये लंबी दृढ़ कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, और ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है और ये बास्ट फाइबर का निर्माण करती है, बास्ट फाइबर। ठीक है, लिनम यूसिटेटिसिमम अलसी जो आप फाइबर आप टेंट करते हैं उससे वो बास्ट फाइबर होता है। ठीक है, सेकेंडरी फ्लोएम होता है और ये ठीक है कार्बनिक खाद्य पदार्थों के पादप को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, ये पोषवाहक तंतु मेन मुख्य हमारा जो वर्ड है यहाँ पे, ये आपकी कैसी होती हैं, मृत कोशिकाएं होती है। ठीक है, ये फाइबर का निर्माण करती है। तो इकोनॉमिक बॉटनी में हमें पढ़ने को मिलता है कि ये जो बास्ट फाइबर है, जो लिनम यूसिटेटिसिमम अलसी है, वहाँ पे फाइबर बनाता है, सेकेंडरी फ्लोएम होता है। ठीक है, और ये पोषवाहक पत्तियों द्वारा तैयार कार्बनिक खाद्य पदार्थों को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों ये आपका आपने पढ़ लिया टिश्यू, मेरिस्टेम पढ़ा आपने। ठीक है, आपने परमानेंट टिश्यू पढ़ा, परमानेंट टिश्यू में आपने सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट पढ़ा। सिंपल परमानेंट में आपने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपने पढ़ा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आपने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा। जाइलम और फ्लोएम में 4 सेल्स पढ़ी और ये आपका फ्लोएम का लास्ट सेल था। तो चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट ऊतक, कुछ हमारे विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं। तो जैसा नाम ही विशेष है तो कार्य भी इनका विशिष्ट होता है। तो ये ऊतक प्रायः आपका श्रावण का काम करते हैं, श्रावण करते हैं। ठीक है, श्रावण में जैसे ये आपका मकरंद स्राव करेंगे, ऑयल स्राव करेंगे, रेजिन स्राव करेंगे, ऐसे पदार्थों का आपका लैटेक्स का स्राव करेंगे। जो हमारा रबड़ वगैरह मिलता है हमें, वो इन्हीं सब ऊतकों का कार्य होता है। तो जैसे इसमें 2 प्रकार के आते हैं ऊतक, ग्रंथिल ऊतक होता है और रबर छीरी ऊतक होता है। तो ग्रंथिल ऊतक का कार्य होता है तेल, रेजिन, मकरंद का स्राव करना। ये तेल, रेजिन, मकरंद, जल आदि का स्राव करते हैं। जल लिखा गया है, विशेष ऊतक होता है हाइडेथोड, जिससे आपका जल का स्राव होता है। रबर छीरी ऊतक, यहाँ से आपका लैटेक्स स्रावित होता है, जैसे यूफोर्बिया, कनेर, मदार, इन सब चीज़ों में आपका रबर छीरी ऊतक होता है जो आपका लैटेक्स का स्राव करता है। पीली कनेर की पत्ती आप तोड़े होंगे तो वहाँ से आपको दुग्ध निकले देखने को मिलता है। यूफोर्बिया में भी ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये कुछ विशेष प्रकार के ऊतक थे आपके, जो आपका विशेष कार्य करते हैं, स्राव का कार्य करते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज का सेशन हमारा
लगभग यहीं पे समाप्त होता है। और धन्यवाद आपका। लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।